हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, रीजनिंग आज से हम लोग पढ़ेंगे। और आज की क्लास में रीजनिंग में भी एक टॉपिक देखेंगे जिसका कि नाम है कैलेंडर, जो कि आपके जो पीईटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें विशेष तौर पर पूछा जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कैलेंडर को पढ़ेंगे। हालांकि कैलेंडर को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक की बातें करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिएगा कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा, कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, सारी बातें नोट करते जाइएगा। जहाँ पर समझाने का मौका मिलेगा मुझे, वहाँ पर मैं समझाने का भी प्रयास करूँगा आपको, और जो कंसेप्ट होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में जो है एक हमारा जो टॉपिक है कैलेंडर, रीजनिंग, इसमें भी जो एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, कैलेंडर। इसके पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा और कई सारे बच्चों ने इसे पढ़ भी रखा होगा कि कैलेंडर क्या होता है। आज हम लोग कुछ बातें भी समझेंगे कैलेंडर का। बेटा इसमें कुछ ऐसी बातें की जाती हैं कि जैसे कि कोई भी तिथि दे दी जाएगी आपको और आपसे दिन पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पहले से कोई एक निश्चित तिथि दे दी जाए और उस तिथि के अनुसार जो है अगली तिथि का दिन पूछा जाए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर टॉपिक है बेटा, ये कैलेंडर टॉपिक आप सीधे तौर पर के कह सकते हैं कि जो वर्ष हैं, दिन हैं, महीने हैं, दिन, महीने और वर्ष, इन सब का एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन सब के बीच में संबंध को बताता है। कैलेंडर दिन, वर्ष और महीनों के बीच में कैलेंडर को ही दर्शाता है। इन्हीं को हम लोग प्रश्न के माध्यम से या कंसेप्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कई सारी बातें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें दिन क्या होते हैं, आप लोग जानते होंगे। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखिएगा, पहले मैं क्लियर कर दूं कि जब हम कैलेंडर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर जब प्रश्न कर रहे होंगे तो किस कैलेंडर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो आधुनिक कैलेंडर है, जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी के बाद जो भी कैलेंडर आए उन्हें ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। जिनमें खास बात यह है कि इनका ग्रेगोरियन कैलेंडर या की खास बात यह है कि इनका जो एक तरह से हम कह सकते हैं महीना है, जनवरी से स्टार्ट होता है, और सप्ताह में बात करें तो जो सोमवार होता है या दिन है, सोमवार से स्टार्ट माना जाता है। यानी कि पहला दिन कौन सा माना जाता है, सोमवार को माना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखनी है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही हम सारी बातें कर रहे होंगे, ठीक है। आइए अब, अच्छा दिन के विषय में तो आप जानते होंगे कि दिन क्या होता है। भाई दिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिन की परिभाषा की बात की जाए तो दिन की परिभाषा के तौर पे आप ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि दिन जो होता है वो 24 घंटे की जो एक समयावधि होती है, 24 घंटे का जो एक समयावधि होता है, जिसमें कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिन बोला जाता है। या डे की अगर बात की जाए तो दिन इसे ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इनमें भी प्रथम अगर हम बात करें कि जो है सप्ताह, एक चीज़ और बात कर लेते हैं, सप्ताह के विषय में बात कर लेते हैं कि सप्ताह क्या होता है। सप्ताह आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 7 दिनों के समूह को, 7 दिनों के या वीक बोलते हैं इसी को। सप्ताह क्या होता है बेटा, 7 दिनों के समूह को क्या बोला जाता है, सप्ताह बोला जाता है। और सप्ताह के साथ साथ एक शब्द आता है यहाँ पर, पखवाड़ा। अगर आप लोग जानते हो, कई बार ये शब्द पूछ लिया जाता है तो दिमाग में रखिएगा। 15 दिन के समूह को, 15 दिन के समूह को क्या बोला जाता है बेटा, पखवाड़ा बोला जाता है, 15 दिन के समय को। अच्छा, एक शब्द और आएगा यहीं पर आपका, तिथि। तिथि किसे बोला जाता है, अगर हम तिथि की बात करें तो तिथि किसे बोला जाता है। तो तिथि के विषय में आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक माह में, प्रत्येक महीने में जो 1 तारीख से लेकर के, जैसे कि अगर 28 का महीना है तो 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, 28, 29, 30 या 31, जितने का भी महीना है, तो इस बीच की जो समयावधि होती है उसे ही क्या बोला जाता है, तिथि बोला जाता है। आई होप मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगी कि तिथि किसे बोला जाता है, 1 से लेकर के 28, 29 या 30, 31 तक की जो समयावधि होती है इसे तिथि बोलते हैं। और माह के विषय में आप लोग तो जानते होंगे, माह या मंथ की अगर हम बात करें तो मंथ तो आप लोग जानते होंगे कि मंथ में क्या होता है बेटा कि एक वर्ष में क्या होता है, 12 माह होते हैं।
जिनमें कि जो प्रथम माह होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उसे क्या बोला जाता है, जनवरी बोला जाता है। प्रथम माह को क्या बोलते हैं, जनवरी बोला जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह को जनवरी बोला जाता है। 12 महीनों का जो समूह होता है, या हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में जो है एक वर्ष में हम कह सकते हैं कि 12 माह होते हैं, और उन 12 माह में जो पहला माह होता है वो क्या होता है बेटा, जनवरी का होता है। अब यहीं पर एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इन महीनों के विषय में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। किस बात की जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होगा कि प्रत्येक महीने में या किसी भी महीने में, किसी महीने में 28 दिन होते हैं तो किसी महीने में 29 दिन होते हैं, किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी महीने में 31 दिन होते हैं। अब किन महीनों में 28 दिन होते हैं या किस में 29 दिन होते हैं, किन महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, हम पहले इनके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। आइए गौर करिएगा। अब इसके करने के बेटा कई तरीके हैं, आप लोगों को बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। इसके कई तरीके आप लोगों ने बचपन में सीखे होंगे। कैसे, जैसे कि एक अंगूठे वाले तरीके इस तरह से हम लोगों ने देखा होगा कि इसके अकॉर्डिंग कि हम ऐसा मान लेते हैं कि जो उभरा हुआ भाग होता है, जो ये हाथ में आप मुट्ठी जब ऐसे बंद करते हैं तो ये उभरा हुआ भाग होता है, ये 31 को शो करता है। ये किसको शो करता है बेटा, ये 31 को शो करता है। और ये जो थोड़ा सा ढाल में होता है, ये किसको शो करता है, ये 30 दिनों को शो करता है। तो हम इसमें काउंट ऐसे करते हैं कि जैसे जनवरी माह है आपका, तो जनवरी इसे बोल दिया, तो फरवरी इसे बोल दिया। अब फरवरी के विषय में याद रखिएगा, अभी हम बात करेंगे। फरवरी में 30 दिन ना होकर के 28 या 29 दिन होते हैं। 28 कब होंगे, 29 कब होंगे, हम इनके विषय में भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक। तो जैसे जनवरी माह हो गया, फरवरी माह हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है ना। अब जब ऐसे हम काउंट करते हैं तो आपको जो जो महीने ये उभरे हुए भाग में आ रहे होंगे उनमें हम मानते हैं कि 31 दिन होते हैं, और जो ये ढाल वाले भाग में आ रहे होंगे उनमें हम मानते हैं कि कितने, 30 दिन होंगे। तो जुलाई के बाद फिर देखिए अगस्त, तो अगस्त फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या बेटा, दिसंबर। क्लियर है सारी बातें। तो केवल फरवरी के विषय में याद रखेंगे, 28 से 29 होते हैं दिन। बाकी उभरे हुए भाग में क्या होंगे, जो है 31 दिन होते हैं, और ढाल वाले भाग में क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं। इसी को आपने दूसरे प्रकार से भी समझा होगा, ऐसे एक कहानी के रूप में, मतलब ऐसे एक पोएम के रूप में बता दिया जाता था कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। ऐसे भी आप लोगों ने इनको क्या है, तैयार किया होगा, ठीक है। तो दोनों प्रकार से जैसे आपको उचित लगे वैसे तैयार कर लीजिएगा, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। चलिए, इतनी बातें अगर हमने समझ ली हैं तो कुछ बातें अब हम और देख लेंगे कि एक बात आती है शताब्दी। एक शब्द आता है, बार बार आप यूज करेंगे हम इसे, शताब्दी, या इसी को बोल देते हैं सेंचुरी। क्या बोला जाता है बेटा, सेंचुरी। तो जो सेंचुरी होती है या सेंचुरी ईयर जो होता है या शताब्दी वर्ष जो होता है, ये क्या होता है, शताब्दी वर्ष हम किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ष की अगर हम बात कर लें तो वर्ष, पहले आप ये थोड़ा सा देख लें, मैं पूरा कैटेगराइज कर दे रहा हूँ कि अगर हम वर्ष बात करें, अच्छा आप बताइए सामान्यतः वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम आपसे प्रश्न करें कि सामान्यतः वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः वर्ष अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका क्या, सामान्य वर्ष, एक बोलते हैं क्या, सामान्य वर्ष, और जो एक होता है उसे हम बोलते हैं क्या, लीप वर्ष। देखिए लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष जो है ये आपका अंग्रेजी का वर्ड है। इसे हिंदी में जो बोलते हैं लीप वर्ष का नाम अधिवर्ष होता है। बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लीप वर्ष को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। जबकि सामान्य वर्ष 2 तरह के वर्ष होते हैं। वर्ष की अगर हम बात करें या ईयर की बात करें, 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक क्या, लीप वर्ष। सामान्य वर्ष हम किसे बोलते होंगे, लीप वर्ष हम किसे बोलते होंगे, सबसे पहले तो हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य वर्ष वे वर्ष होते हैं जिनमें कि फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है। गौर करिएगा मेरी बात को बेटा, सामान्य वर्ष हम उस वर्ष को बोलते हैं जिसमें फरवरी माह 28 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष हम उस माह को बोलते हैं जिसमें कि फरवरी 29 दिन का होता है। फरवरी 29 दिन का होता है। और स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से एक बात आपको समझ आ रही होगी कि अगर सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है तो सामान्य वर्ष में जो कुल दिन होते हैं
वो कुल दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। जबकि अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में अगर फरवरी 29 दिन का होता है तो वर्ष में भी एक दिन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आई होप बात आपको समझ आ रही होगी कि जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बेटा, 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और क्लियर करेंगे कि लीप वर्ष हम किसे बोलते हैं। सबसे पहले इन्हीं बातों को समझेंगे कि लीप वर्ष हम किसे बोलेंगे, किसे हम सामान्य वर्ष बोलेंगे। अभी तक मैंने इतना बताया कि 28 वर्ष अगर फरवरी अगर 28 की है तो वो सामान्य वर्ष होता है, लेकिन अगर फरवरी 29 की है तो उसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे, कोई वर्ष हमें दे दिया जाएगा, कोई वर्ष हमें दे दिया जाएगा, हम उसमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी, या हम सीधे तौर पे कहें तो हम कैसे पहचानेंगे कि फरवरी या वो वर्ष जो है सामान्य वर्ष है आपका या लीप वर्ष है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें, जो पहला जो एक तरह से आप कंसेप्ट मान लीजिए, हम इसे बोल दें टाइप फर्स्ट बोल दें, तो टाइप फर्स्ट हमारा ये कहता है कि यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, यदि किसी वर्ष के, बेटा देखिए ये कंसेप्ट हैं, टाइप हैं। अब ये मैं क्लास में होता तो मैं बोल करके आपको लिखा रहा होता, यहाँ पर हम बोलेंगे, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रिपीट कर अगर उतने समय में लिख पा रहे हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। क्या मैंने बोला, जो टाइप फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, या कंसेप्ट फर्स्ट आप बोल दें कि जो कंसेप्ट है हमारा पहला वो यही है कि यदि हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा या कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, हम लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे। उसी के लिए पहली जो ट्रिक है, या हम कह दें टाइप जो 1 है आपका, वो यही कहता है कि यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित हों तो उसे लीप वर्ष कहा जाता है। यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित हों तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, लीप वर्ष कहा जाता है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। कैसे, चीज़ों को समझिए। जैसे कि हम बात करें फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो है 2016 की अगर हम बात कर लें तो 2016 हमारा लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। कैसे पहचानेंगे, आपको बताया गया कि अंतिम 2 अंकों को अगर 4 से विभाजित किया जाए। देखिए 4 की अगर आप लोग मैथ पढ़े हैं तो आप लोग जानते होंगे कि डिविजिबिलिटी का रूल ही होता है 4 का, कि अगर हमें ये चेक करना है कि पूरा का पूरा नंबर 4 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करते हैं बेटा, 4 से ही क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं अगर किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह वर्ष हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। यानी कि 2016 की बात कर लें अगर हम, तो क्या 2016 लीप वर्ष होगा। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें कि 2018, क्या 2018 आपका लीप वर्ष होगा, तो आप 4 से अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दे करके देखेंगे, 4 चौको 16, 2 शेषफल बचेगा, यानी कि पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये आपका कैसा वर्ष होगा, एक प्रकार का सामान्य वर्ष होगा। लीप वर्ष ना होकर के बेटा एक कैसा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। आपको बात समझ आ रही होगी कि लीप वर्ष हम कैसे पहचानेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि क्या आपका 2020 लीप वर्ष होगा या सामान्य वर्ष होगा, तो 2020 अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या होगा बेटा, लीप वर्ष होगा। आई होप बात समझ आ रही होगी। कोई भी दिन इस तरह से आपसे पूछ ले, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि 2025 आपका क्या लीप वर्ष होगा, तो भाई अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वो लीप वर्ष होगा, नहीं तो वो क्या कहलाएगा, सामान्य वर्ष कहलाएगा। और सामान्य वर्ष कहने का मतलब क्या हुआ कि फरवरी 28 की होगी और वर्ष में 365 दिन होंगे। लेकिन अगर लीप वर्ष निकल करके आता है तो हम ये मानेंगे कि फरवरी उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होगी और वर्ष में 366 दिन होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी जो एक शब्द हम चर्चा करने वाले थे, जहाँ पर मैंने अभी रोका था आपको, शताब्दी वर्ष। अभी तक जो बात मैंने, ये जो टाइप फर्स्ट की जो अभी तक जितनी बात मैंने कही है, वो केवल और केवल उनके लिए लागू, उन वर्षों के लिए लागू होती है जो कि शताब्दी वर्ष नहीं है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि शताब्दी वर्ष के लिए अगर लागू नहीं है तो ये शताब्दी वर्ष होता क्या है, शताब्दी वर्ष किसे बोलेंगे। तो देखिएगा, शताब्दी वर्ष की अगर हम बात करें तो जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष बोलेंगे किसे,
शताब्दी वर्ष हम उन वर्षों को बोलते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि जिनमें 100 का भाग चला जाए या 100 के मल्टीपल में जो वर्ष होते हैं उन्हें हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। 100 वर्षों, शताब्दी का मतलब ही होता है 100 वर्षों में जो आए। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1900, तो 1900 भी एक आपका क्या है, एक प्रकार का शताब्दी वर्ष है। 1900 क्या है बेटा, एक प्रकार का शताब्दी वर्ष है। जैसे हम कह दें कि 2000, ये भी आपका क्या है, एक शताब्दी है। हम कह दें आपसे बेटा 1800, तो ये भी क्या है आपका शताब्दी वर्ष है। हम कह दें बेटा 1400, तो ये भी आपका क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। हम कह दें 2400, तो ये भी आपका क्या है बेटा, एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष मतलब 100 का, 100 वर्ष की हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि शताब्दी वर्ष जिनमें 100 का भाग चला जाए वही हमारे क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। ठीक है, ये अंतिम 2 अंक उसमें अगर 100 से भाग जा रहा है तो अंतिम 2 अंक 0 तो होना क्लियर है कि नहीं, अंतिम 2 अंक फिर क्या होंगे, 0 होंगे। तो जो अभी तक मैंने टाइप फर्स्ट की बात बताई है कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष तब माना जाएगा जब उसके अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित किया जाए। लेकिन यह बात, यह जो नियम है, ये नियम जो है बेटा, ये शताब्दी वर्षों में लागू नहीं होता है। ये शताब्दी वर्षों में लागू नहीं होता है। शताब्दी वर्षों के लिए एक अलग नियम होता है। या दूसरी बात करें अगर हम, तो अब यहाँ पर इसी बात में ऐड कर लीजिएगा। क्या ऐड करेंगे, मैंने अभी तक लिखाया आपको क्या, कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है जब हम उसके अंतिम 2 अंकों को अगर 4 से विभाजित करें और पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होता है। जबकि शताब्दियों के केस में, शताब्दी के केस में हमें 4 से भाग ना दे करके 400 से भाग देना होता है। गौर करिएगा मेरी बात को। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, अगर हमें ये बात पता करनी है तो फिर हम 4 का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। 4 से भाग ना करके हम 400 से भाग दे करके चेक करेंगे। आइए समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कि क्या 1900 एक शताब्दी लीप वर्ष होगा, देखिए शताब्दियों में भी हम पहचानना चाह रहे हैं कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। क्या बेटा, शताब्दियों में भी हम पहचानना चाह रहे हैं कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। तो 1900 लीप वर्ष, अगर शताब्दियों में लीप वर्ष पता करने का तरीका क्या बताया कि 400 से विभाजित करते हैं। तो ये 1900 आपका क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। तो इसे हम 400 से विभाजित करेंगे तो आपको पता है कि 4 से इसमें भाग नहीं जाएगा। अगर भाग नहीं जाता है 400 से तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें 2000 को अगर हम पता करें कि 2000 आपका क्या एक लीप वर्ष होगा, तो देखिए 2000 को आप 400 से भाग दीजिए तो 4 से भाग चला जाएगा, तो ये एक लीप वर्ष होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1800 क्या आपका 400 से विभाजित हो जाएगा, तो आप पाएंगे कि 4 से कंप्लीटली विभाजित नहीं होगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। शताब्दी तो है बेटा, बट लीप वर्ष नहीं है। गौर करिएगा मेरी बात को। इसी प्रकार अगर हम कहें 1400 क्या आपका लीप वर्ष होगा, नहीं होगा बेटा। क्या 2400 आपका एक लीप वर्ष होगा, तो हाँ लीप वर्ष होगा, क्योंकि भाग पूरा चला जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। तो अभी तक मैंने देखिएगा कंसेप्ट फर्स्ट की जो बातें की हैं या टाइप फर्स्ट की जो हमने बातें की हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे इतना कहा है। क्या कहा है कि अगर हमें जो है, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह लीप वर्ष कहलाता है। जबकि शताब्दियों के केस में 4 का रूल ना लग करके हम 400 से विभाजित करते हैं। किससे विभाजित करके देखते हैं, 400 से। अगर कोई भी शताब्दी वर्ष 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वह शताब्दी लीप वर्ष होगी, नहीं तो क्या होगा, एक सामान्य वर्ष होगा। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में अंतर बता दिया कि लीप वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें कि फरवरी 29 दिन की होगी और वर्ष में 366 दिन होंगे, और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है, जिस कारण से वर्ष में 365 दिन होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई तो हम 1-2 क्वेश्चन आपसे करेंगे। आपको टाइम दिया जाएगा, प्लीज़ आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे। मैं देखिएगा आप लोगों को जो है बीच बीच में डिस्कशन नहीं करना चाहता, आप लोगों से बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं और कंसंट्रेट माइंड से पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न ये है कि एक कोई व्यक्ति है जिसकी जन्मतिथि 29 फरवरी 1896 की है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ पूरा, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, मैं बोलूँगा। तो एक कोई व्यक्ति है जिसकी जो जन्मतिथि है एक व्यक्ति की, वो 29 फरवरी 1896 की है। 29 फरवरी 1896 की, यानी कि एक व्यक्ति कब पैदा हो रहा है, 29 फरवरी 1896 को, यानी कि उसकी जन्मतिथि है। अपना बर्थडे मनाता है 29 फरवरी 1896 को। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वह व्यक्ति अपना अगला जन्मदिवस
अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा? अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा? अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा? सभी लोग ट्राई करिए, दिए हुए समय सभी लोग ट्राई करिएगा बेटा, अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा। और ट्राई कर रहे हो, अगर तुरंत आंसर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ कि ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 1900, 2000, 2004 और आप एक ऑप्शन और ले लीजिए 1897। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1900, 2000, 2004 और 1897। 2004 नहीं, सॉरी, आप ऐसा कर लीजिएगा कि 1904 और 1897। देखिए, अब जिनको ट्राई करना था वो लोग ट्राई कर चुके होंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसा प्रश्न हुआ, कोई भी व्यक्ति अपना जन्मदिवस अगले वर्ष ही तो मनाएगा? नहीं बेटा। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो उस व्यक्ति का जो जन्म हो रहा है, उस व्यक्ति का जो जन्म हो रहा है वो 29 फरवरी को हो रहा है। कब हो रहा है बेटा? 29 फरवरी को हो रहा है। अगर उसका जन्मदिवस 29 फरवरी को हो रहा है तो अब 29 फरवरी प्रत्येक वर्ष तो मिलता नहीं है हमें, ठीक है, वो तो 4 वर्षों के बाद ही मिलता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 29 फरवरी तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ही मिलेगा, यानी कि लीप वर्ष है, क्योंकि 1896 आपका क्या है? लीप वर्ष है। तो फिर ऐसे केस में होगा क्या, 1896 के बाद क्या 1897 को हमें क्या लीप वर्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या हमें 1898 को क्या लीप वर्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। आई होप मेरी बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। क्या 1899 को लीप वर्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब आपको पता है, देखिए अब ये सब अलग अलग करके करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल, ठीक है, अलग से करके करने की जरूरत नहीं है। अगर 1896 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या होता है? रिपीट होता है। तो 1896 के बाद जो अगला लीप वर्ष आना चाहिए 4 वर्ष के बाद, क्या वो 1900 आना चाहिए। 1896 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? 1900। तो 1900 में क्या फरवरी 29 की होगी? तो अब आप देखिएगा, गलती कर सकते हैं, 4 वर्ष के बाद यानी कि लीप वर्ष है तो आप तो कहेंगे सर 4 वर्ष बाद अपना जन्मदिवस मनाएगा, यानी कि 1900 में वो अपना जन्मदिवस मनाएगा। लेकिन याद करिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा था? आपसे क्या कहा था कि कोई भी शताब्दी लीप वर्ष तभी होता है, कोई भी शताब्दी लीप वर्ष तभी होती है जब वह 400 से पूर्णतः विभाजित हो। शताब्दी वर्ष में 400 का रूल अप्लाई होता है। तो क्या 400 से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगी? नहीं। तो क्या ये लीप वर्ष होगा? अगर लीप वर्ष नहीं होगा, अगर ये लीप वर्ष नहीं होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि फरवरी इसमें 29 की होगी? क्या हम ऐसा कह सकते हैं फरवरी 29 की होगी? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं होगा, यानी कि वह व्यक्ति अपना जन्मदिवस 4 वर्ष बाद भी नहीं मना पाएगा, अगले 4 वर्ष बाद। यानी कि अगर बात करें 1904 की, 1904 को, अब यहाँ पर ये शताब्दी तो है नहीं तो 4 का रूल अप्लाई होगा और ये एक लीप वर्ष होगा, यानी कि यहाँ पर फरवरी 29 की होगी। तब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपना जो अगला जन्मदिवस है 1896 के बाद सीधे वो कब मना पाएगा? 1904 में मना पाएगा, यानी कि इतने वर्षों तक उसे किसी भी व्यक्ति को अपने पार्टी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1896 में उसका जन्म हुआ, लेकिन वो अपना जन्म दिवस अगला कब मनाएगा? 1904 को मनाएगा। 1904 में अपना अगला जन्म दिवस मना पाएगा, क्योंकि उसकी जन्मतिथि फरवरी 29 फरवरी 1896 की है। बेटा 1900 में क्यों नहीं मना पा रहा है? क्योंकि 1900 आपका लीप वर्ष नहीं है। देखिए लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आएगा, हमने लगा कि नहीं 4 वर्ष बाद अपना लीप मनाएगा, लेकिन 1900 तो एक शताब्दी वर्ष पड़ गया। अगर ये एक शताब्दी वर्ष पड़ गया तो अब प्रॉब्लम बस यही हो गई क्या कि ये लीप वर्ष तो है नहीं, तो फरवरी फिर से 29 की नहीं मिलेगी, और अगर फिर से फरवरी 29 की नहीं मिलेगी तो वो अपना अगले 4 वर्षों बाद मनाएगा, यानी कि 1904। 1904 आपका एक लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 की मिलेगी, तब वो अपना जन्मदिवस मना पाएगा। आई होप बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन ही हम आपसे पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं सीधे सीधे। क्या क्वेश्चन पूछा गया? जैसे कि मैं कई सारे वर्ष दे देता है, कई सारे वर्ष दे देता है और पूछेगा कि निम्न में से कितने वर्ष ऐसे हैं जो कि क्या हैं? लीप वर्ष हैं, जो कि क्या है बेटा? लीप वर्ष हैं।
तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको दे देगा, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं, निम्न में से कितने वर्ष ऐसे हैं जो कि क्या हैं, लीप वर्ष हैं। जैसे उसने दे दिया 2000 दे दिया, 2003 दे दिया, 1900 दे दिया, 1800 दे दिया, या इस प्रकार से 2600 दे दिया, 2400 दे दिया, या अगर हम बात करें 2004 दे दिया, या आप एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि 2008 दे दिया, 2014 दे दिया। इतने में ही आप बताएं कि ये जो दिए हुए वर्ष हैं इनमें से कितने वर्ष ऐसे हैं, नंबर बताना है, कितने वर्ष ऐसे हैं जो कि क्या हैं, लीप वर्ष होंगे, जो कि क्या होंगे, लीप वर्ष। संख्या पूछी जाए, ऑप्शन दे देगा कितने वर्ष ऐसे हैं, इतने वर्ष ऐसे, इतने हैं, ठीक है। तो बताइए सभी लोग कितने वर्ष ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो आपको तो रूल पता है, नियम पता है कि सामान्य वर्ष में अगर शताब्दियों को छोड़ करके कोई भी वर्ष मिलेगा तो 4 का रूल अप्लाई होगा, शताब्दी वर्ष में 400 का रूल अप्लाई होगा, तो वही कर दीजिए। 2000 क्या एक शताब्दी वर्ष है, तो 400 से भाग देंगे, क्या 400 से भाग चला जाएगा, तो ये भी एक लीप वर्ष होगा। 2003 में 4 से भाग देंगे, लीप वर्ष नहीं होगा। 1900 400 का रूल अप्लाई होगा क्योंकि शताब्दी वर्ष है, तो ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। 1800 की अगर हम बात करें तो ये भी आपका लीप वर्ष नहीं होगा। 2600 की बात करें अगर तो 2600 भी आपका लीप वर्ष नहीं होगा। 2400 को 400 से भाग देंगे क्योंकि शताब्दी वर्ष है, तो ये आपका लीप वर्ष होगा। 2004 क्या लीप वर्ष होगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 का भी रूल अप्लाई होगा, यानी कि ये भी आपका क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। 2008 की बात करें तो ये भी आपका क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। 2014 की बात करें तो ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। यानी कि कितने वर्ष ऐसे हैं जो कि लीप वर्ष होंगे, 1, 2, 3 और 4। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, निम्न में से 4 वर्ष ऐसे हैं जो कि क्या हैं बेटा, लीप वर्ष हैं। निम्न में से 4 वर्ष ऐसे हैं जो कि क्या हैं, लीप वर्ष हैं। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। कई प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं शताब्दियों में से। जैसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से आप बताएं, 4 ऑप्शन दे देगा कि कह देगा आपसे कि निम्न में से कितने वर्ष, निम्न में से कौन सा वर्ष ऐसा है जो कि क्या है, लीप वर्ष है, या कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो अब ये जो कंसेप्ट फर्स्ट के क्वेश्चन हैं शायद आप लोग अप्लाई कर पाएंगे या ट्राई कर पाएंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंसेप्ट 2। कंसेप्ट 2 हमारा जो है, या टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो गौर करिएगा, जो कंसेप्ट फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, कंसेप्ट 2 की अब बात कर लेते हैं। जो हमारा कंसेप्ट 2 है वो ये कहता है, विषम दिनों की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा, विषम दिनों की बात करता है। तो अब विषम दिनों की बात करता है तो विषम दिन, पहले हमें पता होना चाहिए कि विषम दिन हम बोलते किसे हैं, विषम दिन होते क्या हैं, या इसी को इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं बेटा, ऑड डेज। क्या बोलेंगे, ऑड डेज या विषम दिन। तो विषम दिन क्या होते हैं बेटा, तो विषम दिन की अगर आप डेफिनेशन मेरे हिसाब से तैयार कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या कहता है विषम दिन, हम उन्हें बोलेंगे ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते। क्या बेटा, ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, ऐसे दिनों को विषम दिन कहा जाता है। पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, इस बात का क्या मतलब हुआ, यानी कि 7 दिनों का जो सप्ताह होता है वो मतलब पूरा नहीं कर पाते हैं, 7 से एक दिन अधिक है या कम है, तो यानी कि ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, ऐसे दिनों को विषम दिन कहा जाता है। आइए गौर करिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट 2 क्या कहता है, नोट कर लीजिएगा। कंसेप्ट 2 क्या कह रहा है कि ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते हैं। और आपको तो पता है कि सामान्यतः सप्ताह कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का होता है। सामान्यतः जो सप्ताह होता है वो 7 दिनों का होता है। तो जब हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर रहे होंगे तो हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। तो कंसेप्ट 2 क्या है कि ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते हैं। और जनरली देखा जाए साधारणतया सप्ताह 7 दिनों का होता है, तो हम क्या करेंगे, विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि आपसे पूछ लिया जाए कि 8 दिन में विषम दिन कितने होंगे, तो विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, देखिए 7 के पेयर बनने चाहिए। सप्ताह 7 दिनों का होता है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो एक बार भाग चला जाएगा, यानी कि 7, एक पेयर चला जाएगा, यानी कि एक दिन शेष बच जाएगा जो कि सप्ताह की श्रेणी में नहीं आ रहा। तो ये हमारा विषम, ये क्या कहलाएगा बेटा, विषम दिन कहलाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। क्या मैं कह रहा हूँ आपसे कि विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग देते हैं।
जैसे कि एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया था, उसकी अगर हम बात कर लें तो जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि जो है एक क्वेश्चन है, या पहले आप एक छोटी सी बात ऐसे ही समझ लें, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्ष में, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि जो है सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। क्या बेटा, किसी भी सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? तो सामान्य वर्ष में बेटा आपको दिन कितने होते हैं? आपको होता है फरवरी 28 की होती है, तो टोटल जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। टोटल दिन कितने होते हैं? 365 दिन। विषम दिन निकालने के लिए आपको तरीका क्या बताया गया है बेटा कि 7 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो आप भाग दीजिए, कितना? 7 × 35, 1 आएगा, 7 दूनी 14, यानी कि एक शेष बच जाएगा, यानी कि ये सप्ताह नहीं बना पा रहा, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा। तो इस बात को आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। क्या मैं कह रहा हूँ? सामान्य वर्ष में विषम दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है सामान्य वर्ष में। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपसे अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताएं। लीप वर्ष में क्या करें बेटा? विषम दिनों की संख्या बताएं। तो आपको होता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो विषम दिनों की संख्या क्या होगी बेटा? 2 होगी। या अब इस बात को देखिए, कंसेप्ट तो आपने क्लियर कर लिया कि क्या करते हैं विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली याद भी रखना है कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। आई होप बात क्लियर होगी। अब देखिए, कई बार अब बड़े एग्जामों में अगर हम सीसेट वगैरह की बात कर लें तो बड़े एग्जामों में कई बार दूसरे प्रकार से लैंग्वेज के रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा कह देगा कि भाई हम इस ग्रह में हैं ही नहीं, यानी कि हम ऐसे ग्रह में नहीं हैं जहाँ पर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और सप्ताह 7 दिनों का होता है। इस प्रकार के हम ग्रह में ही नहीं हैं, यानी कि हम नेक्स्ट ग्रह में प्रवेश कर गए हैं। मतलब कुल मिलाकर के वो एक कहानी के रूप में आपसे कहेगा कि नहीं भाई, हम एक ऐसे वर्ष में हैं जहाँ पर एक वर्ष में जहाँ पर आपसे कह देगा कि इस तरह से बात कर लिए, एक वर्ष में 600 दिन होते हैं। क्या कहेगा आपसे? हम ऐसे ग्रह में जहाँ पर एक वर्ष 600 दिनों का होता है, और जो एक सप्ताह है वो आपसे कह देगा कि आप वो सप्ताह जो है वो 11 दिनों का होता है। मेरी बात समझिएगा। हमारे जनरली क्या होता है, साधारण तौर पर अगर देखा जाए साधारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का। लेकिन अगर एग्जामिनर चेंज कर दे, एग्जामिनर अगर आपसे कह दे कि नहीं भाई, एक वर्ष में 365 दिन नहीं, एक वर्ष में 600 दिन होते हैं, 600 दिन होते हैं और सप्ताह 11 दिनों का है। सप्ताह कितने दिनों का है? 11 दिनों का है। तो विषम दिनों की संख्या बताइए। अब देखिए, अगर आपने रट रखा है कि विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं तो गलत कर बैठेंगे। क्यों 7 से वहाँ हम भाग दे रहे थे? क्योंकि वहाँ पर सामान्यतः क्या था, 365 दिन होते हैं एक वर्ष में और एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। अब मेरी डेफिनीशन को गौर करिएगा। मेरी डेफिनीशन आपसे क्या कहती है? मेरी डेफिनीशन आपसे कह रही है कि जो दिन पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, ऐसे दिनों को ही क्या कहा जाता है? विषम दिन कहा जाता है। ऐसे ही दिनों को विषम दिन कहा जाता है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपने रटा नहीं, आपने समझा है कि यहाँ पर तो सप्ताह 11 दिन का है, तो कंप्लीट सप्ताह बनाने का मतलब है कि 11-11 के पेयर। तो यानी कि अब यहाँ पर हमें जब भाग देना होगा विषम दिन निकालने के लिए तो 11 से भाग देंगे। क्या मेरी बात ऐसी आपको समझ आ रही है? कंसेप्ट 2 कि विषम दिन निकालने के लिए डेफिनेशन बस मेरी याद रखिएगा कि अगर कंप्लीट सप्ताह नहीं बना पाते, पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, तो ऐसे ही दिनों को क्या कहा जाता है? विषम दिन कहा जाता है। क्लियर हैं इतनी बातें? ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एक एग्जाम में कि 74 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 74 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो अब यहाँ पर सामान्यतः बात कर रहा है, कोई बता नहीं रहा है कि भाई ऐसा ग्रह है कि वहाँ पर हम मतलब इस प्रकार के दिन हैं, इस प्रकार का सप्ताह है। तो जनरली 365 दिन होते हैं और 7 दिनों का सप्ताह होता है, तो 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे, 10 पर भाग जाएगा, 4 शेष बचेगा, यानी कि विषम दिनों की संख्या क्या होगी बेटा? 4 होगी। आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। तो ये था बेटा आपका क्या, कंसेप्ट सेकंड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट थर्ड पर। कंसेप्ट तीसरा जो है हमारा, वो क्या कहता है, उसको थोड़ा सा करने का प्रयास करें।
अभी तक मैंने देखिए कितनी बातें की हैं। मैंने कंसेप्ट फर्स्ट में आपको पहले यही सिखाया है कि लीप ईयर्स कैसे पहचानते हैं, लीप ईयर से कैसे पहचानते हैं। तो जनरली अगर शताब्दियों को छोड़ करके हम 4 से भाग देते हैं, लेकिन शताब्दियों में 400 से भाग देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि लीप ईयर से कैसे निकालते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट हमने देखा वो बेटा विषम दिनों की संख्या क्या देखा, विषम दिन क्या कैसे निकालते हैं। जो दिन अपना कंप्लीट सप्ताह नहीं बना पाते ऐसे ही दिनों को विषम दिन कहते हैं। जनरली सप्ताह 7 दिनों का होता है, तो विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 7 से भाग देते हैं। अभी तक मैंने इतनी बातें की हैं आपसे, ठीक है। आइए अब हम लोग कंसेप्ट तीसरे पर जाते हैं। कंसेप्ट तीसरा हमारा क्या कह रहा है हमसे, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए कंसेप्ट तीसरा कहता है कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन, क्या बेटा, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। कंसेप्ट तीसरा मेरा गौर करिएगा, नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सामान्य वर्ष में, अंडरलाइन करिए, सामान्य वर्ष में, लीप ईयर्स की बात नहीं कर रहे हम, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिनों की अगर हम बात करें तो समान दिन होते हैं। क्या मतलब हुआ, देखिए कंसेप्ट जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, देखिए सामान्य वर्ष में 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर के दिन क्या होते हैं, 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं। 31 दिसंबर के दिन क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे, सामान्य वर्ष में बात कर रहा है, सामान्य वर्ष में जैसे कि हम आपसे कहें कि अगर किसी वर्ष, फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि किसी वर्ष जो है 1 जनवरी या 2003 को, ऐसे हम मान लें, या किसी भी वर्ष मान लें 1 जनवरी 2003 को अगर आपसे कोई कहता है कि सोमवार है, क्या है बेटा, 1 जनवरी 2003 को अगर सोमवार है, तो उसी वर्ष 2003 को ही 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। हमने क्योंकि आपसे कहा है क्या कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान दिन होते हैं। 31 दिसंबर को क्या होते हैं बेटा, समान दिन होते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने बात भी की, अगर 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो फिर 31 दिसंबर 2003 को भी समान दिन होंगे, यानी कि अगर यहाँ पर सोमवार है तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, सोमवार भी होगा। आई होप बात समझ आई होगी। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, आपसे मैं पूछूं, अब इतनी बात अगर आप समझ गए कंसेप्ट थर्ड, तो मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कि अगर 1 जनवरी क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2021 को अगर मैं कहूँ शुक्रवार है, 1 जनवरी 2021 को अगर शुक्रवार है, तो आप मुझे बताइए कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। ट्राई करिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2021 को अगर शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। सभी लोग ट्राई करिए। देखिए अब कुछ बात नहीं थी, बस थोड़ा सी बात, क्योंकि आप तो ये सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया ये है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2021 को क्या है, शुक्रवार है। तो आपको ये तो पता है ना कंसेप्ट थर्ड से कि 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, आपको पता है शुक्रवार ही होगा। गौर करिए, 31 दिसंबर 2021 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। आपसे पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2022, आप मुझे बताइए 31 दिसंबर 2021 के बाद क्या मिलेगा आपको। 1 जनवरी क्या 2022 ही तो मिलेगा। तो फिर शुक्रवार के बाद क्या आएगा, बेटा, शनिवार होगा। इस प्रकार से भी एग्जामिनर देखिए कंसेप्ट का यूज कराता है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, कंसेप्ट का यूज करा करके क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या मैंने कहा 1 जनवरी 2022 को फिर क्या होगा बेटा, शनिवार होगा। अभी देखिए ये तो हमने बात की सामान्य वर्षों की, किसकी बात की बेटा, सामान्य वर्षों की बात की। यही बात अगर हम कह दें इस जगह पे लीप ईयर्स में क्या होगा बेटा, लीप ईयर्स में। अब आप समझ पा रहे होंगे कि लीप ईयर्स में क्या होगा, फरवरी 29 दिन की हो जाएगी।
फरवरी 29 दिन के होने से क्या होगा, वर्ष में 366 दिन होंगे, या सीधे तौर पर कहें कि एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात गौर करिएगा कि फरवरी 29 दिन की होने की वजह से एक दिन बढ़ जाएगा, तो फिर अब समान दिन नहीं होंगे। यानी कि अगर 1 जनवरी 2003 को अगर सोमवार है, तो फिर 31 दिसंबर 2003 को अब सोमवार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फरवरी 29 की होने से एक दिन बढ़ गया। अगर एक दिन बढ़ गया तो फिर दिन भी क्या है, एक दिन अगर बढ़ गया तो फिर क्या है, कैलेंडर भी एक दिन से आगे बढ़ जाएगा। यानी कि एक दिन से आगे बढ़ जाएगा, मतलब क्या हुआ, आप कंसेप्ट क्या याद रहिए कि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान ना होकर के क्या होते हैं, लगातार होते हैं। लगातार होने का मतलब क्या हुआ, अगर सोमवार है तो मंगलवार होगा, ठीक है, लगातार होते हैं। लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन क्या होते हैं, लगातार होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर 1 जनवरी 2016 को, क्वेश्चन है मेरा, 1 जनवरी 2016 को 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है, 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है, तो आप मुझे बताइएगा कि 31 दिसंबर 2016 को फिर कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो सीधे तौर पर आप आसानी से बातों को समझ गए होंगे कि अगर 1 जनवरी 2016 को सोमवार है और 2016 हमारा कैसा है, सामान्य वर्ष ना होकर के क्या है बेटा, लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है, ये क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष होने की वजह से फरवरी 29 की होगी तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो अब मैंने नियम क्या बताया, लगातार दिन होते हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2016 को फिर क्या होगा, मंगलवार होगा। क्लियर है ना इतनी बातें। लेकिन एग्जामिनर यहीं पर नहीं रुकेगा, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि आप हमें बताएं कि 1 जनवरी 2017 का दिन बताएं क्या होगा। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, इसके पहले भी हमने देखा है कि 1 जनवरी 2016, ऐसा प्रश्न तो वो ऐसे करेगा, कैसे करेगा बेटा, प्रश्न तो ये करेगा कि 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2017 का दिन क्या होगा। तो आपको बताएं कि 1 जनवरी 2016 ये लीप वर्ष है, तो 31 दिसंबर 2016 को तो मंगलवार होगा, और 31 दिसंबर 2016 के बाद क्या हमें 1 जनवरी 2017 ही मिलेगा। तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, मंगलवार। तो इसके नेक्स्ट अगला दिन 1 जनवरी 2017 में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या बुधवार होगा। क्लियर है ना इतनी बातें, क्या बुधवार होगा। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या बोला है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन क्या होते हैं बेटा, लगातार होते हैं, लगातार होते हैं। आई होप सभी लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपसे और पूछ लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपसे कहे कि 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार है, क्वेश्चन आपसे ऐसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2007 को बेटा क्या है, सोमवार है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा 31 दिसंबर 2009 का दिन बताएं। क्या बेटा, 31 दिसंबर 2009 का दिन बताएं क्या होगा। 31 दिसंबर 2009 का दिन क्या होगा। ट्राई करिए सभी लोग ट्राई करिएगा। सभी ने ट्राई कर लिया होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, आपको कंसेप्ट 30 अप्लाई करना। 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2009 का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि हमें रूल तो ये पता है क्या। अब मैं इसको आगे से सॉल्व करूँ कि 1 जनवरी 2007 को क्या है, सोमवार है। तो आपको पता है कि इसी वर्ष 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, क्या सोमवार ही होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सामान्य वर्ष है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर 31 दिसंबर 2007 को सोमवार है, तो आप मुझे बताइए कि फिर 2007 के बाद दिसंबर के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी क्या 2008 आएगा। 1 जनवरी 2008 को क्या फिर बेटा अगला दिन आएगा, यानी कि मंगलवार आएगा। आई होप मेरी बातें समझ गए होंगे। इसके बाद तो अब ये 2008 आपका क्या है बेटा, लीप वर्ष है। गौर करिएगा,
बस यही बच्चे गलतियां कर सकते हैं कि पहचान ही ना पाएँ कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। पहचान तो जाएंगे लेकिन याद ही ना रहे कि हम ये चेक करें या नहीं चेक करें, तो बस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये एक लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2008 का जो दिन होगा, 31 दिसंबर 2008 का जो दिन होगा वो क्या होगा, अब लगातार दिन, यानी कि अब मंगलवार ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, बुधवार होगा। आई बात समझ में। अब 2008 के बाद हमें तो 2009 तक पहुंचना है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर 1 जनवरी 2008 का दिन क्या होगा। हम आपसे पूछें कि 1 जनवरी 2008 का दिन क्या होगा, सॉरी 2009, 8 के बाद तो क्या आएगा फिर 9, 1 जनवरी 2009 का दिन क्या, बुधवार के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पर समझिए, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि अब यहाँ पर बुधवार आएगा और बुधवार के अब अगला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, गुरुवार आएगा। फिर नई बात समझ में। अब इसी वर्ष आपसे पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। तो आपको बताया कि ये तो अब सामान्य वर्ष है, तो क्या है, समान दिन होते हैं, यानी कि क्या, गुरुवार ही होगा। क्लियर हो गई सारी बातें सभी को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आज की क्लास में हम लोग एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक कंसेप्ट और देखेंगे, इसके बाद की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कंसेप्ट 4, कंसेप्ट 4 क्या कहता है आपसे। कंसेप्ट 4 जो है, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसमें कि क्या होता है, तारीख सेम देता है, जैसे यानी कि जो डेट होता है, डेट सेम होता है, मंथ सेम होता है, और कैलेंडर जो है, वर्ष जो है एक वर्ष से आगे पीछे होता है, इस प्रकार से। यानी कंसेप्ट 4 क्या कहता है कि यानी कि इसमें डेट सेम हो या डेट क्या हो, समान हो, या डे समान हो, आप कह सकते हैं दिन समान हो, ठीक है, मंथ समान हो, यानी कि महीना क्या हो बेटा, समान हो, और कैलेंडर जो है क्या हो, एक वर्ष से आगे हो या पीछे हो, कुछ भी कह सकते हैं हम। कैलेंडर एक वर्ष से आगे हो या पीछे हो, मतलब डेट समान हो, मंथ समान हो, और कैलेंडर जो है एक वर्ष से क्या हो बेटा, आगे या पीछे हो। कैलेंडर एक वर्ष से क्या हो, आगे या पीछे हो। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये बात कुछ ऐसी कर रहा है, एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। अच्छा, पहले आप चीज़ों को समझिएगा। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जैसे एक क्वेश्चन है आपसे कि 30 जनवरी 2018 को अगर मंगलवार है, एक प्रश्न ले लेते हैं पहले कि 30 जनवरी 2018 को अगर मंगलवार है, अभी मैंने कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया है, अभी समझाना है मुझे। 30 जनवरी 2018 को अगर आपसे कह रहा है कि मंगलवार है, और आपसे पूछ ले कि 30 जनवरी 2019 का दिन बताएं क्या होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा कंसेप्ट को, ठीक है। आपसे कह रहा है, आप देखिए पहले कंसेप्ट से मैच करिए। आप पहले कंसेप्ट हमारा क्या कह रहा है, डेट सेम हो तो देखिए डेट सेम है, मंथ सेम हो तो देखिए मंथ सेम है, और कैलेंडर कह रहा है एक वर्ष से आगे या पीछे हो। अगर 18 से एक वर्ष आगे है, यानी कि 19 से 17 होता तो एक वर्ष पीछे होता। क्लियर है ना, कंसेप्ट यही करें, एक वर्ष से कैलेंडर क्या हो, आगे या पीछे हो, तो यही बात वो कह रहा है। अब देखिएगा, अब मेरे तरीके को समझिएगा, कंसेप्ट के क्वेश्चन फिर करेंगे कैसे। कंसेप्ट के क्वेश्चन, ये इस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन हम क्या कर रहे होंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम कुछ बातें ध्यान देंगे। हम जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इन दोनों वर्षों, मैंने क्या कहा, कैलेंडर एक वर्ष से आगे पीछे हो, तो इन दोनों वर्षों के बीच में आए फरवरी माह को देखते हैं। क्या करते हैं बेटा, इन दोनों वर्षों के बीच में आए फरवरी माह को देखते हैं, और फरवरी अगर 28 की है तो क्या करेंगे, फरवरी अगर 29 की होती है, पहला जो काम होगा इस तरह के प्रश्नों में हमारा वो ये होगा क्या, कि इन दोनों वर्षों के बीच में आए क्या, फरवरी माह को देखते हैं। और जब इन दोनों वर्षों के बीच में आए फरवरी माह को देखते हैं, तो फरवरी माह को जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि अगर फरवरी 28 की है, फरवरी क्या है बेटा, 28 की है, तो कैलेंडर एक दिन से बदलेगा
और फरवरी अगर 29 की है तो कैलेंडर 2 वर्ष से बदलेगा। मेरी बात समझिए, अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्षों के बीच में आए फरवरी माह को देखेंगे, अगर फरवरी 28 की है तो कैलेंडर 1 वर्ष से बदलेगा, लेकिन अगर फरवरी 29 की है तो कैलेंडर 2 वर्ष से बदलेगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा बेटा? क्योंकि आपको पता है 1 वर्ष से दूसरे वर्ष में जा रहे हैं तो 1 दिन का तो गैप आएगा। अगर फरवरी 28 की है तो 1 ही दिन का गैप आएगा, यानी 1 ही दिन से कैलेंडर बदलेगा। लेकिन अगर फरवरी 29 दिन के हैं तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर फरवरी 29 की है इन दोनों वर्षों के, लेकिन याद रखिएगा बीच में हम बात कर रहे हैं, अगर इस तारीख के पहले फरवरी आ रही है तो हमें उससे मतलब नहीं है, अगर इस तारीख के बाद में फरवरी आ रही है हमें उससे मतलब नहीं है। हम इन दोनों वर्षों के बीच में आए फरवरी माह को देखते हैं। अगर फरवरी 28 की है तो कैलेंडर 1 दिन से बदलेगा, अगर फरवरी 29 की है तो कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा। आई होप बात आपको समझ आई होगी। तो अब आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बता दें कि 30 जनवरी 2018 को अगर मंगलवार है तो 30 जनवरी 2019 का कौन सा दिन होगा, 2019 को कौन सा दिन होगा, ये आप मुझे बता दें। तो आप समझ गए होंगे कि 30 जनवरी 2018 आपका क्या लीप वर्ष है, तो 2018 तो आपका लीप वर्ष है नहीं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो फिर लीप वर्ष नहीं तो क्या फरवरी बीच में 29 की मिलेगी नहीं, और यहाँ 2019 में तो हम केवल जनवरी माह तक ही बात कर रहे हैं, फरवरी तक तो जा ही नहीं रहे, तो यहाँ पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फरवरी तो बीच में 28 की पड़ रही है, अगर फरवरी 28 की पड़ रही है तो कैलेंडर 1 दिन से बदलेगा, यानी कि अगर मंगलवार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बुधवार हो जाएगा। क्लियर है सारी बातें, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई करिएगा। 20 फरवरी 2011 को अगर शुक्रवार है, क्वेश्चन है आपका बेटा 20 फरवरी 2011 को अगर शुक्रवार है, 2011 को अगर शुक्रवार है तो आप हमें बता दीजिए कि 20 फरवरी 2012 का दिन क्या होगा, 20 फरवरी 2012 का दिन क्या होगा, आप यही बता दीजिए 20 फरवरी 2012 का दिन क्या होगा। ट्राई करिए सभी लोग। देखिए बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह बैठें, जब मैं बोलता हूं तो ट्राई करें और जब कंसेप्ट समझाता हूं तो समझें। क्वेश्चन जब बोलते हैं तो आप उसे ट्राई करें, आंसर जो है कमेंट में लिखें। 20 फरवरी 2011 को अगर शुक्रवार है तो 20 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। अब देखिएगा यहां पर हमने कंसेप्ट मेरा याद रखिएगा कि दोनों वर्षों के बीच में आए फरवरी माह को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करें, 20 फरवरी 2011 को शुक्रवार, 2011 का आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है तो 29 फरवरी जो मिलेगा तो वो क्या 29 फरवरी मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ अगर आप आएंगे तो 20 फरवरी 2012 कह रहा है, ये तो लीप वर्ष है, लेकिन मैंने क्या बताया था, बीच में आए फरवरी माह को देखते हैं। अभी तो हम 29 फरवरी तक पहुँचे ही नहीं हैं, तो हमें 29 फरवरी तो मिलेगा ही नहीं। अगर 29 फरवरी नहीं मिलेगा तो फिर से कैलेंडर 1 वर्ष से ही बदलेगा, 2 वर्ष से मत बदल दीजिएगा। यहाँ पर समझ पाए ना मेरी बात को। ठीक है, तो ये अगर 20 फरवरी 2011 को शुक्रवार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, शनिवार हो जाएगा। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अगर मैं यहीं पर आपसे ये पूछ लेता कि 20 फरवरी 2013 का दिन बताएं क्या होगा, 20 फरवरी 2013 का दिन क्या होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम 20 फरवरी 2012 की बात कर रहे हैं, शनिवार है 20 फरवरी 2012 को, तो फिर याद करिए इसके बाद तो अब ये लीप वर्ष है, अब हमें 29 फरवरी मिलेगा। और यहाँ पर अगर आएंगे तो ये इसके बीच में 29 फरवरी मिलेगा। अब कैलेंडर 2 वर्ष से बदलेगा, यानी कि अब यहाँ पर रविवार आंसर ना हो करके क्या होने वाला है, सोमवार होगा। आई होप बात आपको समझ आई होगी, आप सभी ने बेहतर तरीके से इसे ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो ये 4 कंसेप्ट आज की क्लास में मैंने डिस्कस किए हैं। पूरा प्रयास किया है कि आपको बेसिक भी पहले मैंने समझाने का प्रयास किया है, बेसिक आपको समझाया है, और बेसिक समझाने के बाद मैंने टाइप वाइज सारी चीज़ों को क्लियर किया है। और जहाँ पर जैसे उदाहरण लेने की नीड थी, मैंने उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और
अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा जिनको नीड है, जो भी बच्चे पीईटी की तैयारी कर रहे हों या अन्य किसी भी एग्ज़ाम जिसमें कि उनको इसकी जो है कैलेंडर टॉपिक की नीड हो, उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।